अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान आर जो लेट से पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें। जी हाँ जनाब, आज मैं डिस्कस करता हूँ इमरान खान। जी हाँ, इमरान खान अपनी इक़्तिदार को तकरीबन खो चुके हैं और उनका जो पार्लियामान में उनको अक्सरियत थी वो उनसे ख़त्म हो गई है और अपोजिशन जो है ना अपनी विकटें इमरान खान की गिराने में कामयाब हो गई है। और ख़ास तौर पे जो टर्निंग पॉइंट था वो MQM पाकिस्तान की तरफ से मुत्तहदा अपोजिशन की हिमायत करना। ये एक ऐसा अमल था जिससे जो है ना अपोजिशन को तक़वियत मिली और इमरान खान जो सादा अक्सरियत थी उनकी अफ़गान में खो चुके हैं। अगर देखा जाए तो वो तादाद काफ़ी बड़ा डिफरेंस है और इमरान खान के मुनर्रिफ अरकान को मिला के तकरीबन अपोजिशन डबल सेंचुरी के करीब है। और एक तरफ इमरान खान की हुकूमत अलविदा के करीब है तो दूसरी तरफ जो कंस्पायरेसी है, यानी जो एक ख़त का स्कैंडल है या धमकी आमेज ख़त है, वो अपनी इंतहाओं को छू रही है। और बहार के मौसम में सियासी टेम्परेचर बहुत हाई है और पाकिस्तान के जो सियासी नुक्ते नज़र से मार्च सितंबर साबित हुआ है। ख़ास तौर पे PTI की हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ी ख़बर है कि अब वो इक़्तिदार में यानी दिनों की नहीं घंटों की मेहमान है। यही वजह है कि जो इमरान खान ने एक थ्योरी पेश की है या जो डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस होती है उसको उन्होंने बुनियाद बना कर कि वो धमकी आमेज ख़त भेजा गया है और पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है। मैं एक टॉक शो सुन रहा था जिसमें मोहसिन शाहनवाज रांझा ये याद दहानी कराए थे फैज़ल वाडा को कि अगर आप ये जो डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस है इसको धमकी समझते हैं तो फिर जब इमरान खान ने धरना लगाया था नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ तो उस वक्त उस धरने की वजह से चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा मनसूख हुआ था और मुख्तलिफ जो रहनुमा आए थे वो दौरे मनसूख हुए थे को क्या तो उस वक्त हुकूमत ने ये अखज़ किया था कि इमरान खान बैरूनी अकाओं के इशारों पे ये सब कुछ कर रहे हैं और जो चाइनी प्रेसिडेंट है उसके दौरे को सबूतवाज करने की कोशिश हो रही है। इस तरह के बहुत सारे यानी जो डिप्लोमेटिक कन्वे होता है या फिर जो ख़त व किताबत होती है, इस तरह के मामला चलते रहते हैं। और जो वहाँ एम्बेसडर होता है मुख्तलिफ ममालिक में, वो वहाँ की जो हुक्मरानों की सोच होती है उसको मुख्तलिफ अंदाज में पैराए में वो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन ये जो ख़त है, ये जो धमकी में ख़त है, इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तफसीली फैसला जारी कर दिया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और इस ख़त को अफशा नहीं करेंगे। देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन बड़ी बरतरी के साथ आगे बढ़ रही है और मैंने आपके साथ पहले भी एक दो व्लॉग शेयर किए थे जिनमें ये जिक्र किया था। ख़ास तौर पे आप थोड़ा मेरे चैनल पे आगे जाएंगे तो 20-25 दिन पहले मैंने एक वीडियो रखी थी जिसका उन्वान था एक कब्र दो मुर्दे। तो मैंने यही कहा था कि एक खबर है जिसमें उम्मीदवार दो मुर्दे हैं और उसमें एक ही मुर्दे ने जाना है, वो या इमरान खान है या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और ये भी मैंने कहा था कि आर्मी चीफ तो जा नहीं सकते, तो लिहाजा ये जो गड़ा खोदा गया है, ये जो कब्र है, उसमें इमरान खान खुद गिरेंगे और उनका इक़्तिदार का सूरज डूब जाएगा। और अगर आप 4-5 महीने पहले चले जाएं तो मैंने एक वीडियो रखी थी कि इमरान खान गलती कर बैठे, बोल बाजवा कफारा क्या होगा। तो इमरान खान ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है और अब रोना ये है कि उसको बचाने वाले नहीं बचा रहे। वरना इमरान खान के साथ पहले भी जो है ना यही इतने ही लोग थे, ये सारी आर्टिफिशियल था। अगर वो इस वक्त कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है और उनको इक़्तिदार से हटाने की साजिश हो रही, तो क्या हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने नवाज़ शरीफ हुकूमत को गिराने के लिए या नवाज़ शरीफ हुकूमत को चलता करने के लिए साजिश की थी। उनके लिए भी फ़ोन आए थे और वो भी चॉइस थे
مغرب کی چوائس تھے، لہذا یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی معاملات، کچھ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے، کچھ ملکی وقار ہوتا ہے، بہرحال پاکستان تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے، اس طرح کی انہونی یا اس کی باتیں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جب آپ کسی کی ٹانگیں کھینچ کر کسی کو کمزور کر کے اقتدار میں آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سیاسی تابوت کو کندھا دینے کے لیے ایک نہیں درجنوں لائن میں لگے ہوتے ہیں، اور ہر بندے نے شیروانہ سلوائی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ایڈورٹائزنگ دنیا کے بڑے مایا ناز بندہ تھا، اور نام لینا مناسب نہیں سمجھتا تھا، وہ تو کہتا تھا کہ اسلام آباد میں اگر آپ کے پاس 4 خوبصورت لڑکیاں ہیں تو کوئی بعید نہیں کہ آپ اگلے دن جو ہے نا وزیر بھی بن سکتے ہیں۔ تو اسلام آباد ایک اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے، پاکستان کا بنیاد بھی اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے، لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو ماضی میں مذہبی امور کے وزیر بنتے رہے ہیں تو ان کا مذہب سے دور دور کا تعلق نہیں تھا، حالانکہ تھے مسلمان۔ تو یہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور سیاست اور جو ہے نا حکومت ایک بڑا عجیب کھیل ہوتا ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، اور اقتدار اعلیٰ پہ جب کوئی آ جاتا ہے تو اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس شطرنج کے کھیل میں جس طرح آصف علی زرداری نے واپسی کی ہے اور جس طرح انہوں نے گیم پلان کیا ہے وہ قابل ستائش ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آصف علی زرداری بڑے عرصے سے خاموش تھے، ان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی، اور وہ صرف انتظار میں تھے کہ ان کو سگنل کب ملتا ہے، کیونکہ باقی اس نے کیلکولیشن کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اب دیکھنا کہ یہ جب وزیر اعظم شہباز شریف بن جائیں گے تو آصف علی زرداری اور اس کی الائی خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان اپنے مرضی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، اور جب علوی ڈاکٹر عارف علوی کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں مواخذے کا ٹائم آئے گا تو آصف علی زرداری بہترین صدر کی چوائس ہوں گے، اور اگر انہوں نے قربانی دی تو پھر مولانا فضل الرحمان بھی صدر بن سکتے ہیں۔ لیکن مجھے جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نیکسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور یہ جو بڑی جماعتوں کا اتحاد ہے، میرے خیال میں کہ یہ جو اگلے انتخابات آ رہے ہیں اس میں کامبینیشن کی صورت میں جائے گا، اور پرویز الہی اور قاف لیگ سے تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پنجاب کے اندر 183 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں، 10 سیٹیں قاف لیگ کی ملا کے، تو ان کی وزارت اعلیٰ کو نقصان نہیں ہے یا ان کو کوئی اپسیٹ نہیں ہوگا۔ لیکن جو جہانگیر ترین گروپ ہے اور علیم خان گروپ ہے وہ ان کے لیے بڑا تھریٹ ہے، اور یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نون لیگ اور ترین گروپ سے ہوگا اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے۔ کہتے ہیں نا جب بچوں کے ہاتھوں میں فیصلے کرنے کا اختیار آ جاتا ہے تو پھر داڑیاں محفوظ نہیں رہتی، لہٰذا چودھری برادران کی طرف سے جو مونس الہی نے فیصلہ کیا ہے صرف اپنی وزارت کے لیے وفاقی، حالانکہ اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے تو ان کو بھی وفاق میں ضرور وزارت ملتی۔ تو مونس الہی کا فیصلہ چودھری کی سیاست کے لیے فی الحال ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور بہرحال یہ چودھری باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ اقتدار کے دنوں میں بھی ساتھ رہے اور مشکل وقت میں بھی ساتھ رہے، جس طرح شیخ رشید احمد دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ چٹان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور ظاہر ہے اب انہوں نے کھڑا ہی ہونا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب مرحوم ظفر اللہ خان جمالی کو پرویز مشرف اقتدار سے ہٹا رہے تھے تو شیخ رشید احمد بھی یہی دعوے کر رہے تھے کہ میں ظفر اللہ جمالی کے ساتھ آخری وقت تک ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن
2 दिन के बाद जब वो इक़्तिदार से महरूम हो गए और जाफ़र एक्सप्रेस में कोयटा की तरफ फैमिली के साथ रवाना हो रहे थे, तो वही शेख रशीद अहमद अपने शहर पिंडी में उनको स्टेशन पे अलविदा भी कहने नहीं आए। तो यहाँ आप समझते हैं कि इक़्तिदार की बातें और होती हैं और इक़्तिदार जब चला जाता है तो उसकी बातें और होती है। बहरहाल हम ये कहने में कोई ताज्जुब नहीं है कि अब इक़्तिदार का हुम्मा शहबाज शरीफ के माथे पे जा सजा है और इमरान खान अपनी इनिंग समझो कि खो चुके हैं। और मेरे ख्याल में अब बेहतर ये है कि बजाय वो कहते हैं ना कि सांप तो निकल गया, उसका जो लीका है उसको पीटने और उसको मारने, और जो इक़्तिदार था वो उनसे निकल गया। अब ख़त को बहाना बनाकर एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा करना वो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। बहरहाल इमरान खान जितना भी हो, अब अगर ये कहें कि साजिश हुई है एक इमरान खान रजीम को हटाने के लिए, बैरूनी ताकत उन्हें असरअंदाज किया है, तो वो भी ठीक है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि ये जो अपोजिशन उनके खिलाफ 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले कामयाब नहीं हो रही थी, तो उनमें उनकी अपनी गलतियां हैं, उनकी अपनी कोताहियाँ हैं। आज अगर वो काफ लीग को वज़ारत आला की पेशकश कर रहे हैं तो ये उन्होंने साल पहले परवेज़ इलाही को वज़ीर आला क्यों नहीं बनाया, और जब उनको हर कॉर्नर से अप्रोच किया गया कि उस्मान बुज़दार को हटाओ तो उनका जवाब एब्सोल्युटली नॉट था। तो यानी इंटरनल मामलात में जैसे उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि नदीम अंजुम की तैनाती एज ए ISI चीफ करें, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो ये खेल का मैदान नहीं है जहां आपकी डिक्टेटरशिप चलती है, जहां आप कैप्टन होते हैं, आपका फैसला फाइनल होता है और ये मुल्क चलाना होता है। मुल्क चलाने में आप बैरूनी क़ुव्वतों को और अंदरूनी क़ुव्वतों को जब एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर लामहला इस तरह के एडवेंचर तो होंगे ही होंगे। और जब मैं ये कहता हूँ कि जब आप खारजा पॉलिसी को लेके चल रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर खारजा पॉलिसी में हमारे अली वज़ारत दिफा का बड़ा अमल दखल रहा है, लेकिन जब आप अपनी ख्वाहिश, अपनी एम्बिशंस है उस खारजा पॉलिसी में इंडोज करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे, तो फिर इस तरह के एडवेंचर तो होंगे। क्योंकि यहाँ आपका एक जो इक़्तिदार है एक लिमिट तक होता है, एक यानी बैरियर तक होता है, वहाँ आप अपनी सारी चीज़ें मुसलत नहीं कर सकते। लिहाजा इमरान खान से गलतियाँ हुई हैं, बड़े पैमाने के गलतियाँ हुई हैं, और जब ये इक़्तिदार से जाएंगे तो आपके सामने वो मंजरनामे सारे आ जाएंगे कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, कैसे गलतियाँ की हैं, और किस तरह उन्होंने जो उसके अलाई थे उनके साथ वादे किए लेकिन उनको कोई वफा नहीं किया, उनके ऊपर कोई अमल नहीं किया। बलूचिस्तान को हुकूक दिलाने की बात करने वाले इमरान खान अब तो लगता है कि अपने पार्टी के अरकान को ही हुकूक नहीं दिला सके, उनके ही मसाइल नहीं हल कर सके। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में कम अज़ कम सियासतदानों के लिए एक लम्हा फिक्र आए और उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। किसी और व्लॉग और किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।